हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर प्रीमियम इंस्टीट्यूट चैनल। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे इंडिया के नेशनल मूवमेंट्स। फ्रेंड्स, इसे वीडियो में हमारे ऑलमोस्ट सारे इम्पोर्टेंट नेशनल मूवमेंट्स को कवर किए हैं विद डिटेल्स। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। रिवोल्ट ऑफ 1857, सेपॉय मुटिनी। 1857 का विद्रोह भारतीय स्वतंत्रता के लिए पहला युद्ध था। इसकी शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ में हुई थी। यह ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ पहला बड़े पैमाने पर विद्रोह था। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण नई एनफील्ड ग्रीस्ड कार्ट्रिज राइफल का प्रचलन था। राइफल को लोड करने से पहले सिपाही को इसके ऊपरी हिस्से को काटना पड़ता था और फिर लोड करना पड़ता था। ऐसा माना जाता था कि ग्रीस गाय और सूअर की चर्बी से बना होता है। यह हिंदुओं और मुसलमानों दोनों के लिए आपत्तिजनक था। हिंदुओं के लिए गाय पवित्र है और मुसलमान सूअर का मांस खाने से मना करते हैं। ग्रीस्ड कार्ट्रिज के गाय और सूअर के मांस से बने होने की अफवाह ने विद्रोह के रूप में अंग्रेजों के खिलाफ असंतोष की आग को भड़का दिया। अशांति का पहला संकेत 1857 में बंगाल के बैरकपुर में दिखाई दिया। सिपाही मंगल पांडे ने ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ विद्रोह कर दिया और 29 मार्च 1857 को परेड में वरिष्ठ अधिकारियों को मार डाला और विद्रोह शुरू कर दिया। विद्रोह असफल रहा, लेकिन इसने जनता पर गहरा प्रभाव डाला और भारत में पूरे स्वतंत्रता आंदोलन को हिलाकर रख दिया। फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885। कांग्रेस की स्थापना 1885 में एलन ऑक्टेवियन ह्यूम द्वारा की गई थी, जो एक सेवानिवृत्त ब्रिटिश सिविल सेवक थे। उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड डफरिन थे, जिन्होंने ह्यूम को पहले सत्र के लिए अपनी अनुमति दी थी। पहले सत्र में देश भर से 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। पहला सत्र 1885 में वोमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में बॉम्बे में आयोजित किया गया था। द पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905। बंगाल राज्य के विभाजन का निर्णय जुलाई 1905 में भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा घोषित किया गया था। विभाजन ने प्रांत को दो भागों में विभाजित कर दिया: पश्चिम बंगाल, जिसमें बहुसंख्यक हिंदू थे, और पूर्वी बंगाल, जिसमें बहुसंख्यक मुस्लिम थे। लेकिन पूर्वी बंगाल में हिंदुओं और पश्चिम बंगाल में मुसलमानों की काफी अल्पसंख्यक आबादी रह गई, जबकि मुसलमान विभाजन के पक्ष में थे क्योंकि उनके पास अपना प्रांत होगा, लेकिन हिंदुओं ने इसका विरोध किया। इस तरह के विभाजन का मुख्य उद्देश्य केवल दो समुदायों के बीच दरार पैदा करना और देश में एकता और राष्ट्रवाद को बाधित करना था। राष्ट्रीय संघर्ष में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन इस विभाजन के परिणामस्वरूप शुरू हुए। मुस्लिम लीग फाउंडेड 1906। ब्रिटिश सरकार ने हिंदुओं और मुसलमानों के खिलाफ फूट डालो और राज करो की रणनीति लागू की। इसने ब्रिटिश भारत में दो महत्वपूर्ण समुदायों को विभाजित कर दिया। इसने मुस्लिम राजनीतिक समूह के गठन का मार्ग भी प्रशस्त किया। 30 दिसंबर 1906 को ढाका, बांग्लादेश में आगा खान के नेतृत्व में मुस्लिम लीग का गठन किया गया, जो ढाका के नवाब थे। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का पहला अधिवेशन वर्ष 1906 में लखनऊ में आयोजित किया गया था, जिसमें पूरे भारत के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। सर मोहम्मद इकबाल वह व्यक्ति थे जिन्होंने भारत में एक अलग मुस्लिम राज्य की मांग को आगे बढ़ाया था। स्प्लिट ऑफ कांग्रेस 1907। सूरत विभाजन 1907 में सूरत अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) का दो गुटों, नरमपंथी और गरमपंथी में विभाजन था। गरमपंथियों की ब्रिटिश सरकार के साथ बातचीत करने की उदारवादियों की क्षमता में विश्वास की कमी 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन का मुख्य कारण थी। खुदीराम बोस हैंग्ड 1908। खुदीराम बोस का जन्म 3 दिसंबर 1889 को बंगाल के मिदनापुर जिले में हुआ था।
खुदीराम बोस को ब्रिटिश जज मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड की हत्या के प्रयास के लिए फांसी दी गई थी। बोस को प्रसिद्ध मुजफ्फरपुर षड्यंत्र के लिए दोषी ठहराए जाने के बाद 11 अगस्त 1908 को फांसी दी गई थी, जहां उन्होंने औपनिवेशिक भारत में ब्रिटिश जज डगलस किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था। गदर पार्टी 1913। गदर पार्टी एक क्रांतिकारी संगठन था जिसका मुख्य कार्यालय सैन फ्रांसिस्को में था और यह साप्ताहिक पत्रिका गदर के इर्दगिर्द केंद्रित था। इन क्रांतिकारियों में से अधिकांश पूर्व सैनिक और किसान थे जो बेहतर नौकरी की संभावनाओं की तलाश में पंजाब से अमेरिका और कनाडा चले गए थे। गदर आंदोलन की स्थापना 15 जुलाई 1913 को लाला हरदयाल, संत बाबा वासखा सिंह ददेहर, बाबा ज्वाला सिंह, संतोख सिंह और सोहन सिंह भकना द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में की गई थी। गदर पार्टी का अंतिम उद्देश्य भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता को सशस्त्र रूप से उखाड़ फेंकना था। गदर की मुख्य योजना भारतीय सैनिकों को विद्रोह के लिए उकसाना था। इसे हासिल करने के लिए गदर ने नवंबर 1913 में सैन फ्रांसिस्को में युगांतर आश्रम प्रेस की स्थापना की। हिंदुस्तान गदर अखबार और अन्य राष्ट्रवादी पत्रिकाओं का निर्माण प्रेस द्वारा किया गया था। होम रूल मूवमेंट 1916 में बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन शुरू किया। इसमें ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर भारत के लिए स्वशासन की मांग की गई। यह आंदोलन आयरिश होम रूल आंदोलन से प्रेरित था। यह ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर आयरलैंड के लिए स्वशासन प्राप्त करने में सफल रहा था। 1916 से 1918 तक पूरे देश में आंदोलन ने गति पकड़ी। बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, जी.एस. खापर्डे, सर एस. सुब्रमण्यम अय्यर, जोसेफ बैप्टिस्टा और मोहम्मद अली जिन्ना जैसे प्रमुख नेता एक साथ आए। उन्होंने साल भर चलने वाले राष्ट्रीय गठबंधन की आवश्यकता को पहचाना। उनका प्राथमिक उद्देश्य ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के ढांचे के भीतर संपूर्ण भारत के लिए स्वशासन या होम रूल की मांग करना था। चंपारण मूवमेंट 1917। ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के दौरान 1917 का चंपारण सत्याग्रह भारत में गांधी द्वारा नेतृत्व किया गया पहला सत्याग्रह आंदोलन था और इसे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण विद्रोह माना जाता है। बिहार के चंपारण जिले के काश्तकारों को ब्रिटिश बागान मालिकों द्वारा उनकी जोत के 3/20वें हिस्से में नील की खेती करने के लिए मजबूर किया गया था। इसे 3 कठिया प्रणाली के रूप में जाना जाता था। इसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के साथ किसान अशांति के अभिसरण को जन्म दिया। सत्याग्रह के दौरान गांधी ने लोगों से करों का भुगतान न करने के लिए कहा और सरकार को झुकना पड़ा। सरकार ने बाद में किसानों के दावों की जांच के लिए एक आयोग नियुक्त किया। गांधी ने पूछे जाने पर समिति में सेवा करने के लिए स्वीकार किया। परिणामस्वरूप चंपारण कृषि विधेयक कुछ ही महीनों में पारित हो गया। अहमदाबाद मिल वर्कर एजिटेशन 1918। मजदूर अपनी मजदूरी में 50% की वृद्धि की मांग कर रहे थे ताकि वे महंगाई के दौर में अपना गुजारा कर सकें। लेकिन मिल मालिक सिर्फ 20% मजदूरी बढ़ाने को तैयार थे। इसलिए मजदूर हड़ताल पर चले गए। मार्च 1918 में गांधी ने अहमदाबाद के कॉटन मिल मालिकों और मजदूरों के बीच प्लेग बोनस बंद करने के मुद्दे पर विवाद में हस्तक्षेप किया। लेकिन अनशन का असर मिल मालिकों पर भी पड़ा और वे अंततः इस मुद्दे को ट्रिब्यूनल के सामने रखने के लिए राजी हो गए। हड़ताल वापस ले ली गई। अंत में ट्रिब्यूनल ने मजदूरों को 35% मजदूरी बढ़ाने का आदेश दिया। खुदा मूवमेंट 1918। 1918 में गुजरात के खेड़ा जिले में सूखे के कारण फसलें बर्बाद हो गईं। कानून के अनुसार अगर उपज सामान्य उत्पादन के 1/4 से भी कम थी तो किसानों को कर में छूट मिलनी चाहिए थी। लेकिन सरकार ने भूराजस्व के भुगतान में किसी भी तरह की छूट देने से इनकार कर दिया।
सरदार वल्लभभाई पटेल ने गांधी के मार्गदर्शन में अकाल के मद्देनजर करों की वसूली के खिलाफ किसानों का नेतृत्व किया। विरोध शांतिपूर्ण था और लोगों ने निजी संपत्ति की जब्ती और गिरफ्तारी जैसी प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करते हुए भी उल्लेखनीय साहस दिखाया। अंत में अधिकारियों ने हार मान ली और किसानों को कुछ रियायतें दी। रोलैट एक्ट 1919। इसने ब्रिटिश सरकार को किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने की अनुमति दी जिस पर आतंकवादी कृत्य का आरोप हो। लोगों को बिना किसी मुकदमे के 2 साल से अधिक समय तक जेल में रखा जा सकता है। यह अधिनियम पुलिस को बिना किसी पूर्व वारंट के किसी को भी गिरफ्तार करने का पूरा अधिकार देता है। यह प्रेस पर और अधिक प्रतिबंध लगाता है। रॉलेट एक्ट के खिलाफ अपना विरोध दिखाने के लिए भारतीय परिषद के सदस्य मोहम्मद अली जिन्ना, मदन मोहन मालवीय और मजहर यूआई हक को बाहर निकाल दिया गया था। भारतीय लोगों ने इस अधिनियम की व्यापक आलोचना की। इस अधिनियम को गांधी ने काला अधिनियम नाम दिया था। जलियांवाला बाग मासकर 1919। जलियांवाला बाग हत्याकांड एक दुखद घटना थी जो 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर, पंजाब, भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान घटी थी। जनरल डायर की कमान में ब्रिटिश सैनिकों ने निहत्थे भारतीय नागरिकों की एक बड़ी भीड़ पर गोलियां चलाईं, जो दमनकारी रॉलेट अधिनियम का शांतिपूर्ण विरोध करने और राजनीतिक सुधारों की मांग करने के लिए जलियांवाला बाग नामक सार्वजनिक उद्यान में एकत्र हुए थे। इस हत्याकांड के परिणामस्वरूप सैकड़ों निर्दोष पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। 30 मई 1919 को रवींद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। गांधी ने बोअर युद्ध के दौरान उनके काम के लिए उन्हें दिया गया कैसरहिंद स्वर्ण पदक लौटा दिया। खिलाफत मूवमेंट 1919 टू 1922। खिलाफत आंदोलन 1919 से 1924। प्रथम विश्व युद्ध के बाद के वर्षों में भारतीय राष्ट्रवाद से जुड़े भारतीय मुसलमानों द्वारा किया गया एक आंदोलन था। इसका उद्देश्य युद्ध के अंत में ओटोमन साम्राज्य के विघटन के बाद इस्लाम के खलीफा के रूप में ओटोमन सुल्तान के अधिकार को संरक्षित करने के लिए ब्रिटिश सरकार पर दबाव डालना था। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया एक राजनीतिक अभियान था, जिसका उद्देश्य भारतीयों को ब्रिटिश सरकार से अपना सहयोग वापस लेने के लिए कहना था, जिसका उद्देश्य उन्हें स्वशासन देने के लिए राजी करना था। इसका उद्देश्य पंजाब और तुर्की के साथ हुए अन्याय की रक्षा करना और स्वराज प्राप्त करना था। इसने ब्रिटिश सामानों के बहिष्कार, सरकारी शैक्षणिक संस्थानों से हटने और ब्रिटिश कानून अदालतों में गैरभागीदारी का आह्वान किया। आंदोलन का उद्देश्य बड़े पैमाने पर अहिंसक प्रतिरोध की शक्ति का प्रदर्शन करना और औपनिवेशिक प्रशासन को बाधित करके ब्रिटिश नियंत्रण को कमजोर करना था। इस अवधि के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग, जो क्रमशः हिंदुओं और मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करती थीं, ने घनिष्ठ संबंध बनाए। चौरी चौरा 1922। चौरी चौरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले का एक कस्बा है। यह कस्बा 4 फरवरी 1922 को एक हिंसक घटना का दृश्य था, जब किसानों की एक बड़ी भीड़ ने एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, जिसमें 22 अधिकारी मारे गए। इस घटना 1920 से 22 के परिणामस्वरूप महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। इसके अलावा असहयोग आंदोलन के अचानक समाप्त होने से खिलाफत आंदोलन के नेताओं का मोहभंग हो गया, जिससे कांग्रेस और मुस्लिम नेताओं के बीच दरार पैदा हो गई। स्वराज पार्टी 1923। 1922 में चौरी चौरा की घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन रोक दिया था। इस बारे में कांग्रेस पार्टी के नेताओं की अलग अलग राय थी। कुछ लोग विधानमंडल का बहिष्कार करना चाहते थे, जबकि अन्य चुनाव में भाग लेना चाहते थे। पहले समूह को नो चेंजर्स कहा जाता था,
जिसमें राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभभाई पटेल और सी राजगोपालाचारी शामिल थे। दूसरे समूह को प्रोचेंजर्स कहा जाता था, जिसका नेतृत्व CR दास, मोतीलाल नेहरू और श्रीनिवास अयंगर कर रहे थे। उनका उद्देश्य विधान परिषद में शामिल होना और ब्रिटिश सरकार का अंदर से विरोध करना था। CR दास ने 1922 के गया सत्र में संसद में प्रवेश करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन यह विचार अस्वीकार कर दिया गया। बाद में दास और अन्य ने कांग्रेस छोड़ने के बाद स्वराज पार्टी का गठन किया। मोतीलाल नेहरू सचिव थे और CR दास स्वराज पार्टी के अध्यक्ष थे। पार्टी के उल्लेखनीय नेताओं में NC केलकर, हुसैन शहीद सोहरावर्दी और सुभाष चंद्र बोस शामिल थे। स्वराज पार्टी की शुरुआत कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी के रूप में हुई थी। यह 1 जनवरी 1923 को गठित एक राजनीतिक पार्टी थी। साइमन कमीशन 1928। 1919 के भारत सरकार अधिनियम में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की गई थी और यह भी उल्लेख किया गया था कि संवैधानिक सुधारों का अध्ययन करने के लिए 10 साल बाद भारत में एक आयोग नियुक्त किया जाएगा। 8 नवंबर 1927 को ब्रिटिश सरकार द्वारा साइमन कमीशन की स्थापना की गई थी, जो उस समय स्टेनली बाल्डविन के अधीन था। साइमन कमीशन 7 सदस्यों वाला आयोग था। साइमन कमीशन एक सर्वश्वेत आयोग था। इस आयोग के सदस्य ब्रिटिश थे। इसकी आलोचना इसलिए की गई क्योंकि आयोग में एक भी भारतीय प्रतिनिधि नहीं था। साइमन कमीशन, जिसे भारतीय वैधानिक आयोग के नाम से भी जाना जाता है, सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक सर्वश्वेत आयोग था। 1919 में ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की कि भारतीय संविधान के कामकाज पर सवाल उठाने के लिए साइमन कमीशन को भारत भेजा जाएगा। 1927 के साइमन कमीशन ने भारतीय जनता में भारी आक्रोश पैदा कर दिया। 3 फरवरी 1928 साइमन कमीशन के उतरने के दिन को इसके सदस्यों पर प्रदर्शनकारियों की भीड़ ने हमला किया। आक्रोश दिखाने के लिए देश भर में हड़ताल और जनसभाएं की गईं। साइमन कमीशन जहां भी गया, लोगों ने काले झंडे दिखाए और साइमन वापस जाओ के नारे लगाए। अक्टूबर 1928 में लाला लाजपत राय की छाती पर भयंकर लाठियां बरसाई गईं और परिणामस्वरूप 17 नवंबर 1928 को उनकी मृत्यु हो गई। दांडी मार्च 1930। वर्ष 1930 में गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का फैसला किया। नमक सत्याग्रह या दांडी मार्च ने इस सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। यह आंदोलन 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था, जब गांधी जी और उनके लगभग 78 अनुयायी अहमदाबाद में गांधी जी के साबरमती आश्रम से दांडी तक मार्च करने निकले थे। रास्ते में कई लोग शामिल हुए और 25 दिनों की अवधि में 385 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद वे दांडी पहुंचे। यहाँ गांधी जी ने समुद्र के किनारे पड़े प्राकृतिक नमक को इकट्ठा करके उसे उबालकर नमक बनाकर कानून तोड़ा। नमक कानून तोड़ना ब्रिटिश सरकार के लिए एक चुनौती थी और जैसे जैसे आंदोलन ने गति पकड़ी, नमक कानून तोड़ने के रूप में लोगों के सरकार के प्रति विरोध का प्रतीक बन गया और यह पहल पूरे देश में लोकप्रिय हो गई। सी राजगोपालाचारी और सरोजिनी नायडू जैसे नेताओं और कार्यकर्ताओं को देश के विभिन्न हिस्सों जैसे तमिलनाडु और गुजरात में नमक डिपो के बाहर इसी तरह के मार्च और विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करते देखा गया। इन विरोध प्रदर्शनों ने लाखों लोगों का ध्यान आकर्षित किया, जिनमें से कई महिलाएं थीं। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930 से 1931। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक चला। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रामसे मैकडोनाल्ड ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता की। कुल 16 प्रतिनिधियों ने 3 ब्रिटिश राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व किया। ब्रिटिश भारत से 58 राजनीतिक हस्तियां और रियासतों से 16 प्रतिनिधिमंडल उपस्थित थे।
सम्मेलन में कुल 74 भारतीय प्रतिनिधि थे। 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन से पहले M.K. गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। परिणामस्वरूप, क्योंकि कांग्रेस के कई नेता जेल में थे, अन्य सभी भारतीय दलों के प्रतिनिधियों के साथ साथ कई राजकुमार भी उद्घाटन बैठक में शामिल हुए। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का मुख्य लक्ष्य भारत में राष्ट्रवाद की बढ़ती लहरों को शांत करना था, जिसका नेतृत्व गांधी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का एक अन्य लक्ष्य साइमन कमीशन के निष्कर्षों के आधार पर संवैधानिक संशोधनों पर बहस करना था, जिसे पहले ब्रिटिश सरकार द्वारा स्थापित किया गया था और जिसका उद्देश्य भारतीयों के बीच मतभेद पैदा करने के लिए फूट डालो और राज करो की रणनीति का उपयोग करना था। कांग्रेस ने बैठक का बहिष्कार किया क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस की पूर्ण स्वराज की मांग पर विचार करने से इनकार कर दिया था। बैठक में रियासतों, जातीय आबादी और गरीबों के प्रतिनिधि शामिल हुए। 1931 के गोलमेज सम्मेलन में अपनी प्रस्तुति के दौरान डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय समाज को 3 अलग-अलग वर्गों में विभाजित बताया: हिंदू, मुस्लिम और गरीब। वह गरीबों के लिए एक अलग निर्वाचन क्षेत्र चाहते थे। हालांकि कांग्रेस के बिना भारतीय मुद्दों पर कोई समझौता नहीं हो सकता था। गांधी-इरविन पैक्ट 1931। गांधी-इरविन समझौते को दिल्ली समझौते के नाम से भी जाना जाता है। यह 5 मार्च 1931 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता महात्मा गांधी और भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच हस्ताक्षरित एक समझौता था। यह समझौता भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम था। इस समझौते का उद्देश्य सविनय अवज्ञा आंदोलन को हल करना और भारत में राजनीतिक तनाव को कम करना था। समझौते के तहत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन को निलंबित करने पर सहमत हुई। ब्रिटिश सरकार ने राजनीतिक कैदियों को रिहा करने का वादा किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारत के भविष्य के लिए संवैधानिक सुधारों पर चर्चा करने के लिए दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए सहमत हुई। भारतीयों को विशिष्ट नियमों के अधीन घरेलू उपयोग के लिए नमक का उत्पादन और बिक्री करने का अधिकार दिया गया। गांधी-इरविन समझौते ने भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में बड़ी भूमिका निभाई। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक लंदन में आयोजित किया गया था, जिसमें गांधी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, आगा खान तृतीय, मोहम्मद अली जिन्ना, मुस्लिम लीग, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जेम्स रामसे मैकडोनाल्ड और ब्रिटेन के विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। साइमन रिपोर्ट की अपर्याप्तता के जवाब में गोलमेज सम्मेलन बुलाए गए थे। इन सम्मेलनों को शुरू में लेबर पार्टी के रामसे मैकडोनाल्ड ने बुलाया था, बाद में ये कंजर्वेटिव पार्टी के शासन में आयोजित किए गए। दूसरे गोलमेज सम्मेलन के प्रमुख परिणाम हैं: ब्रिटिश प्रधानमंत्री रामसे मैकडोनाल्ड द्वारा सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा, जिसे मैकडोनाल्ड पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। विभिन्न प्रतिनिधियों और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच बड़े मतभेद सामने आए। सम्मेलन पूरी तरह विफल रहा। कोई भी महत्वपूर्ण संवैधानिक सुधार लागू नहीं किया गया। इस सम्मेलन के बाद सिंध और उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत के 2 अलग-अलग प्रांतों का गठन किया गया। वित्त, मताधिकार और राज्यों पर 3 विशेषज्ञ समितियां और भारतीय सलाहकार समिति का गठन किया गया। पूना पैक्ट 1932। पूना पैक्ट पर 1932 में 24 सितंबर को भारत में पूना के यरवदा सेंट्रल जेल में हस्ताक्षर किए गए थे। पूना पैक्ट पर डॉक्टर अंबेडकर और गांधी जी के बीच हस्ताक्षर किए गए थे, जो क्रमशः निचली जाति के दलितों और हिंदू नेताओं का प्रतिनिधित्व करते थे। स्वतंत्रता से पहले 1932 में कानून में दलित वर्गों को आरक्षण मिला था। इस समझौते ने भारतीय समाज में समानता,
स्वतंत्रता और बंधुत्व जैसे सामाजिक लोकतंत्र देकर दलित वर्गों को सशक्त बनाया। मैकडोनाल्ड ने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों को चुनने के लिए दलित वर्गों को अलग निर्वाचन क्षेत्र प्रदान करने की पेशकश की। गांधीजी उनके राजनीतिक आंदोलन को समझते थे, इसलिए जेल में गांधी मैकडोनाल्ड द्वारा बनाए गए फैसले का विरोध कर रहे थे। उन्होंने हिंदुओं की ओर से और डॉ. अंबेडकर ने दलित वर्गों की ओर से इस पर हस्ताक्षर किए। अंत में दलित वर्गों को 148 सीटें प्रदान की गईं। यह आरक्षण मैकडोनाल्ड द्वारा दिए गए प्रस्ताव की तुलना में 2 गुना था। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1932। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की विफलता के बाद 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक लंदन में तीसरा गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया था। केवल 46 प्रतिनिधि ही इसमें शामिल हुए क्योंकि भारत के अधिकांश प्रमुख राजनीतिक व्यक्ति उपस्थित नहीं थे। ब्रिटेन की लेबर पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को आमंत्रित नहीं किया गया था, इसलिए इसने भाग नहीं लिया। तीसरे गोलमेज सम्मेलन के प्रमुख परिणाम हैं। सम्मेलन की सिफारिशें मार्च 1933 में श्वेत पत्र के रूप में प्रकाशित हुईं और बाद में ब्रिटिश संसद ने उन पर चर्चा की। सिफारिशों की जांच करने और भारत के लिए एक नया अधिनियम तैयार करने के लिए एक संयुक्त चयन समिति की स्थापना की गई। 1935 का भारत सरकार अधिनियम इस समिति की रिपोर्ट के मसौदे पर आधारित था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के भारत सरकार अधिनियम ने भारत के शासन स्वरूप को संघीय स्वरूप में बदल दिया। केंद्र और राज्य की शक्तियों को अलग कर दिया गया और राज्य केंद्र सरकार के अधीन चलेगा। इस विशेषता का इस डर से कड़ा विरोध किया गया कि राज्य केंद्र के गुलाम बन जाएंगे और राज्यों की शक्तियां कम हो जाएंगी। फिर भी यह अधिनियम भारतीयों और अंग्रेजों के बीच स्वतंत्रता के लिए बातचीत का आधार बन गया। इसके अलावा अधिनियम में रक्षा की बात नहीं की गई, जो राष्ट्रीय सुरक्षा का अभिन्न अंग था, और न ही देश के लोगों के अधिकारों के बारे में। साथ ही मतदान के अधिकार को केवल 10% आबादी तक सीमित कर दिया गया, जिससे सरकार लोकतांत्रिक नहीं बन पाई। लाहौर सेशन मुस्लिम लीग 1940 में भारतीय मुस्लिम लीग ने लाहौर अधिवेशन में लाहौर प्रस्ताव पेश किया। इस प्रस्ताव में मुस्लिम समुदाय के लिए भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में स्वतंत्र रियासतों की मांग की गई थी। लाहौर प्रस्ताव को मुस्लिम लीग ने 22 से 24 मार्च 1940 तक चले लाहौर अधिवेशन में 25 सदस्यों द्वारा पारित किया था। मुस्लिम लीग सिर्फ मुसलमानों के लिए एक अलग संप्रभु राष्ट्र के पक्ष में थी। 23 मार्च 1940 को लाहौर के मिंटो पार्क में एक ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित किया गया। इस प्रस्ताव में भारत में रहने वाले मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र की मांग की गई थी। मुस्लिम लीग के सदस्यों ने अपनी मांग को मंजूरी दिलाने के लिए आंदोलन शुरू किए और कई जुलूस निकाले। लाहौर प्रस्ताव को पाकिस्तान प्रस्ताव भी कहा जाता है। 21 मार्च को मोहम्मद अली जिन्ना, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के अध्यक्ष, ने 1 लाख दर्शकों को संबोधित किया और अपने दर्शकों से गर्मजोशी से स्वागत किया। लाहौर प्रस्ताव में पाकिस्तान शब्द नहीं था। जिन्ना ने दावा किया कि हिंदुओं और प्रेस ने पाकिस्तान शब्द को थोपा और लाखों मुस्लिम आकांक्षाओं को खत्म कर दिया। पाकिस्तान प्रस्ताव ने भारत और पाकिस्तान के अलग होने के रूप में अपेक्षित भविष्यवाणियों को पूरा किया। इस ऐतिहासिक घटना की याद में हर साल 23 मार्च को पाकिस्तान दिवस मनाया जाता है। क्रिप्स मिशन 1942। क्रिप्स मिशन को 1942 में ब्रिटिश युद्ध मंत्रिमंडल द्वारा युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन का दर्जा देने और भारतीयों को कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे अन्य डोमिनियनों के समान समान व्यवहार देने के निर्णय के बाद भेजा गया था। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और A.V. अलेक्जेंडर के साथ
मुस्लिम लीग और राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेताओं के साथ बातचीत के उद्देश्य से भारत की यात्रा की योजना बनाई गई थी। युद्ध के बाद चुनाव और पूर्ण स्वशासन डोमिनियन स्टेटस के वादे के बदले में क्रिप्स ने भारत को ब्रिटिश युद्ध प्रयासों के प्रति समर्पित रखने का प्रयास किया। गांधी ने क्रिप्स मिशन की सिफारिशों को पोस्टडेटेड चेक के रूप में संदर्भित किया क्योंकि वे भारतीय राष्ट्रवादियों को खुश नहीं करते थे और अंततः अमेरिका और चीन के लिए एक मार्केटिंग रणनीति से ज्यादा कुछ नहीं साबित हुए। चूंकि यह मिशन सफल नहीं हुआ, इसलिए भारत के संविधान का मुद्दा कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942। 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सत्र में ब्रिटिश शासन को समाप्त करने और भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने का आह्वान किया। गांधीजी ने गोवालिया टैंक मैदान, जिसे अब अगस्त क्रांति मैदान के नाम से जाना जाता है, में दिए गए अपने भाषण में करो या मरो का नारा दिया। भारत लंबे समय तक ब्रिटिश शासन के अधीन था। भारतीय ब्रिटेन से स्वतंत्रता और आजादी चाहते थे। इसलिए गांधी ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया। उन्होंने अंग्रेजों से कहा कि भारत छोड़ो और भारतीयों को आजादी दो। लाखों भारतीय भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हुए। उन्होंने हड़ताल की, काम पर नहीं गए और न ही स्कूल गए और अंग्रेजों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। अंग्रेजों ने गांधी और आंदोलन के कई अन्य नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। भारत छोड़ो आंदोलन बहुत बड़ा हो गया और भारत के कई हिस्सों में फैल गया। हर जगह विरोध प्रदर्शन, हड़ताल और हिंसा हुई। हालांकि अंग्रेजों ने गांधी और कई नेताओं को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन आंदोलन जारी रहा। भारत छोड़ो आंदोलन ने अंग्रेजों को दिखाया कि भारतीय स्वतंत्रता पाने के लिए दृढ़ है। इसने अंग्रेजों पर दबाव डाला और अंततः 1947 में भारत को स्वतंत्रता दिलाने में मदद की। भारत छोड़ो आंदोलन को भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में याद किया जाता है। शिमला कॉन्फ्रेंस और वेवल प्लान 1945। शिमला सम्मेलन 1945 में लॉर्ड वेवेल ने वेवेल योजना के प्रावधान पर चर्चा करने के लिए 21 भारतीय राजनीतिक नेताओं का सम्मेलन आमंत्रित किया। वेवेल योजना भारतीय स्वशासन के लिए सहमत होने के लिए बुलाई गई थी, जिसमें मुसलमानों को अलग प्रतिनिधित्व शामिल किया गया था और दोनों समुदायों के लिए उनके बहुसंख्यक क्षेत्रों में बहुमत की शक्तियों को कम किया गया था। चर्चा मुस्लिम प्रतिनिधियों के चयन के बिंदु पर अटक गई। जिन्ना ने कहा कि किसी भी मुस्लिम लीग को कार्यकारी परिषद में प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि केवल मुस्लिम लीग को ही भारत के मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करने का अधिकार है, जबकि कांग्रेस ने कहा कि उन्हें कार्यकारी परिषद में किसी भी मुसलमान को नामित करने का कोई अधिकार नहीं है। वेवेल ने 14 की कार्यकारी परिषद में 6 मुसलमानों को जगह दी थी और अंग्रेजों ने इसे किसी भी संवैधानिक प्रस्ताव को वीटो करने की शक्ति दी थी जो इसके हित में नहीं था। लेकिन भारत की आबादी में मुसलमानों की संख्या केवल 25% है। इस प्रकार कांग्रेस ने इन अनुचित मांगों को अस्वीकार कर दिया। गांधी जिन्ना की वार्ता विफल होने के बाद आयोजित इस सम्मेलन को शिमला सम्मेलन कहा गया। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 5 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था। इसका उद्देश्य ब्रिटिश राज से सत्ता को भारत और पाकिस्तान के नए स्वतंत्र राज्यों को हस्तांतरित करना था। इसने भारतीय मामलों पर ब्रिटिश आधिपत्य को समाप्त कर दिया। यह अधिनियम भारत के अंतिम गवर्नर जनरल लुईस माउंटबेटन द्वारा तैयार माउंटबेटन योजना पर आधारित था। उन्होंने ब्रिटिश राज से सत्ता को मूल निवासियों के हाथों में स्थानांतरित करने की योजना तैयार की थी। यह अधिनियम भारतीयों द्वारा ब्रिटिश कब्जे के खिलाफ वर्षों के संघर्ष और प्रतिरोध का परिणाम था। हालांकि लॉर्ड माउंटबेटन 1948 तक नए स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल के रूप में बने रहे।
फ्रेंड्स, यही है सारे इम्पोर्टेंट नेशनल मूवमेंट्स। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो आप हमारे प्रीमियम इंस्टीट्यूट के चैनल को सब्सक्राइब करो एंड हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर एंड कमेंट करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।